असम में जमीन को लेकर एक ऐसा बेदखली अभियान चल रहा है जिसकी गूंज इंसानी जिंदगियों को निगल रही है। सरकारी बुलडोजर और हजारों की तादाद में तैनात सुरक्षा बल जंगल और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के नाम पर हजारों परिवारों को बेघर कर रहे हैं। कोई अपना घर छोड़कर भाग रहा है, कोई डिटेंशन कैंप में सड़ रहा है और कोई सीधे सीमा पर बांग्लादेश को पार धकेल दिया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि जैसे ही उन्हें बेदखल किया जाएगा उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जमीन खाली कराने की कहानी है या फिर वोटर लिस्ट खाली कराने की, क्योंकि असम में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और यहाँ लगभग 35% आबादी मुसलमानों की है, यानी इतनी बड़ी ताकत जो चुनाव का पूरा पासा पलट सकती है। अब अगर मुसलमानों को घुसपैठिया घोषित कर दिया जाए, अगर इनके घर गिरा दिए जाएं और इनके नाम मतदाता सूची से मिटा दिए जाएं, तो खेल किसके हक में जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये ताना बाना एक बड़े चुनावी खेल का हिस्सा लग रहा है और इस बात पर विश्वास करना असहज सा लगता है कि ये सब सिर्फ जमीन बचाने का अभियान है। अगर है तो इसकी वजह क्या है कि बेदखली की मार सबसे ज्यादा मियां मुसलमान समुदाय पर पड़ रही है। क्यों मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं कि बेदखल किए गए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। असम में मुसलमानों के घर तोड़कर बेदखल करने का क्या मामला है और इसके पीछे के कारण क्या क्या हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 29 जुलाई 2025 असम सरकार ने बेदखली अभियान शुरू किया। इस अभियान को शुरू करते हुए सरकार का कहना था कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन और जंगल की जमीन को खाली कराने के लिए है। इस अभियान का केंद्र बना ऊपरी असम का गोलाघाट जिला। यहाँ उरियम घाट के रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में हजारों लोगों को हटाया गया। अभियान के दौरान सरकार ने करीब 700 से 800 पुलिस वालों, सीआरपीएफ के जवानों और वन विभाग के अधिकारियों को तैनात किया। साथ ही में भारी भरकम बुलडोजर और जेसीबी मशीनें भी लगाई गईं। इस दौरान बहुत सारे लोग अपने घर परिवार के साथ वहां से निकलकर चले गए। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले धुबरी जिले के बिलाशीपारा में भी ऐसा हुआ था। वहां असम सरकार ने 3400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई थी। उसी जगह पर जिला प्रशासन ने 2000 से ज्यादा मियां मुसलमानों के घर गिरा दिए थे। सरकार इस पूरे अभियान की दो वजह बताती है। पहली, अवैध कब्जा करने वालों को हटाना और दूसरा, पूर्वी असम में आबादी में बदलाव को रोकना। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। असम के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2016 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लेकर अगस्त 2025 तक 15,270 परिवारों को बेदखल किया जा चुका है। प्रतिदिन टाइम की एक रिपोर्ट कहती है कि जिन परिवारों को निशाना बनाया गया उनमें से करीब 70% मियां मुस्लिम समुदाय के हैं। असम में मियां मुसलमान कहकर उन मुसलमानों को बुलाया जाता है जो बंगाली भाषा बोलते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान परिवारों को बेदखल करने और उनके वोट काटने से सीधे सत्ताधारी पार्टी को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में सरकार और नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो भी इसी ओर इशारा करते हैं। यानी साफ साफ संकेत है कि बेदखली सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं बल्कि वोटों का खेल भी है। ये सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि कई और जानकारों का भी यही मानना है। गोलाघाट जिले के रहने वाले और आरटीआई कार्यकर्ता आकाश दाऊ का कहना है कि यहाँ सिर्फ अल्पसंख्यक लोग ही नहीं रहते बल्कि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोग भी रहते हैं। लेकिन कार्रवाई का शिकार ज्यादातर माइनॉरिटीज लोग ही हो रहे हैं। ये सब 2026 के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। असल मायनों में देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिहार में चल रहा है। 5 मुस्लिम बहुल जिलों में से 9.5 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। इसी की तर्ज पर असम चुनाव की तैयारी भी की जा रही है। वोट काटने के और भी कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे मियां मुसलमानों को उनकी बंगाली भाषा के आधार पर बांग्लादेशी बनाकर डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जा रहा है। डिटेंशन कैंपों में डालने के बाद कुछ के वोट काट दिए जाते हैं, कुछ इन्हीं कैंपों में सड़कर मर जाते हैं। डिटेंशन कैंपों में ये लोग रिहाई के लिए तरस जाते हैं। दिन के घंटे अंतहीन इंतजार में बीतते हैं, रातें ठंडी फर्श पर कटती हैं। मानसिक तनाव इन कैंपों का सबसे बड़ा जहर है जो जिंदगियों को निगलने के लिए काफी है। साल 2016 से 2021 तक सिर्फ असम के डिटेंशन कैंपों में 31 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद के आंकड़े अस्पष्ट हैं, हालांकि खबरें हैं।
17 अप्रैल को असम के गोवालपाड़ा जिले में बने मटिया डिटेंशन कैंप में एक कैदी की मौत हो गई। यह देश का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले शख्स का नाम मोहम्मद अब्दुल मोतलिब था, जिन्हें लोग मोतलिब अली भी कहते थे। वो असम के होजाई जिले के मदरताली गांव के रहने वाले थे और दिसंबर 2023 में एक मामले में हिरासत में लिए गए थे। इसके बाद से ही वो इसी कैंप में बंद थे। मोतलिब के बड़े भाई जमशेद अली ने बताया कि उनके भाई की गिरफ्तारी नागरिकता को लेकर हुए एक विवाद की वजह से हुई थी। असल में उनके पिता का नाम वोटर लिस्ट में 2 अलग अलग नामों से दर्ज था, पहले काला मियां और बाद में अब्दुल हक। उनका परिवार पहले चांगमांजी पठार में रहता था, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से 1985 से पहले मदरताली गांव में बस गया। इस बदलाव के दौरान नामों में फर्क आ गया और इसी वजह से परिवार के दस्तावेजों में गड़बड़ी हो गई। जमशेद अली ने बताया कि इसी भ्रम के कारण उनका और उनके भाइयों का नाम एनआरसी से हटा दिया गया। वो और उनके भाई नूर अली इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए हैं और केस अभी तक चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने पिछले साल गांव में आकर जांच की और कई लोगों के बयान लिए। इसके बाद ही मोतलिब को गिरफ्तार करके डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। इसके 1.5 साल बाद इसी साल 17 अप्रैल को डिटेंशन कैंप में ही इनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिवार ने शव लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मानती है कि मोतलिब बांग्लादेशी था तो फिर उनका शव भी बांग्लादेशियों को ही दिया जाए। बाद में उन्होंने शव ले लिया और गांव के पास ही उन्हें दफना दिया। हालांकि सभी को कानूनी तौर पर बांग्लादेशी सिद्ध करने के लिए इन डिटेंशन कैंपों में नहीं रखा जाता। कुछ को बिना कानूनी प्रक्रिया के भी बांग्लादेश भेज दिया जाता है। और इस साल बंगाली मुसलमानों को डिटेन कर बांग्लादेश भेजने के मामले बढ़ गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने हजारों बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेश भेज दिया है। जून महीने में ह्यूमन राइट्स वॉच ने 18 लोगों से बातचीत की, जिनमें कुछ लोग थे जिन्हें भारत से निकाला गया। बाद में जब उनकी नागरिकता सिद्ध हो गई तो अब वापस आ गए। कुल मिलाकर 9 ऐसे मामले सामने आए जिनमें सीधे तौर पर लोगों को बेवजह परेशान किया गया। 8 जुलाई को ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी पूरी रिपोर्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। भारत सरकार ने अब तक ये भी नहीं बताया कि कुल कितने लोगों को बाहर निकाला गया है। लेकिन बांग्लादेश की बॉर्डर फोर्स यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 7 मई से 15 जून के बीच भारत ने करीब 1500 मुस्लिम मर्दों, औरतों और बच्चों को बांग्लादेश भेज दिया है। इनमें से लगभग 100 लोग रोहिंग्या शरणार्थी थे। बांग्लादेश में जिन गांवों में इन्हें धकेला गया वहां के लोग भी इन्हें पहचानते नहीं थे। एक शख्स खैरुल इस्लाम को उसके घर से उठाया गया। ये असम के एक स्कूल में शिक्षक रहे हैं। जब इनके घर पर वर्दी पहने कुछ लोग आए तो इन्होंने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इनके पैर पर 4 रबर बुलेट फायर की गई और घर के बाहर खड़ी एक जीप में खैरुल को ठूंस दिया गया। इन वर्दीधारी वालों ने किसी थाने में ले जाकर एफआईआर नहीं लिखवाई, किसी ट्रिब्यूनल या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। अगले दिन उन्हें बाकायदा बांग्लादेश बॉर्डर ले जाकर खदेड़ दिया गया। अब सरकार सीधे कहती है तू घुसपैठिया है और उसे बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में एक तरफा आदेश दिया गया, यानी व्यक्ति को बुलाया नहीं गया, सीधे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और उसका वोट काट दिया गया। आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वाकई यह सब सिर्फ जंगल बचाने या अवैध कब्जा हटाने, घुसपैठियों को भगाने का अभियान है, या फिर लोकतंत्र को कमजोर करने और एक समुदाय को चुनावी खेल से बलि का बकरा बनाने की एक संगठित कोशिश है। आंकड़े बताते हैं कि हजारों परिवार उजड़े, डिटेंशन कैंपों में मौतें हुई और हजारों लोगों को बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के सीमा पार धकेल दिया। जमीन से बेदखल करने से लेकर वोटर लिस्ट से नाम काट देने तक ये सब घटनाएं मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रही हैं, जिसमें लोकतंत्र का असली चेहरा धुंधला पड़ता दिख रहा है। असम का यह अभियान सिर्फ एक प्रदेश की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस खतरनाक सोच की झलक है जिसमें नागरिकता और वोट देने का अधिकार धर्म और भाषा के आधार पर तय किया जा रहा है, जबकि ये संविधान के खिलाफ है। जब किसी इंसान की पहचान सिर्फ मुसलमान या घुसपैठिया बनकर रह जाती है तो संविधान, कानून और इंसानियत सब पीछे छूट जाते हैं। 2026 के चुनावों से पहले यह साफ हो चुका है कि असली लड़ाई रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास की नहीं, बल्कि किसे बाहर करना है और किसे भीतर रखना है इसकी है। और जब सत्ता का खेल इस हद तक नीचे गिर जाए कि इंसानों को सिर्फ वोट बैंक मानकर उनकी जिंदगियां तबाह की जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का खोखलापन सबसे नग्न रूप में सामने आ चुका है। लोकतंत्र तभी बच पाएगा जब हर नागरिक की पहचान बराबरी के हक से तय होगी, तभी संविधान भी बच पाएगा, न कि धर्म, भाषा और जाति के नाम पर जो भेदभाव है इससे बचेगा। इस कहानी के बाद हमें सोचना होगा, क्या हम एक लोकतांत्रिक भारत में जी रहे हैं या फिर धीरे धीरे ऐसे भारत में ढकेले जा रहे हैं जहां नागरिकता और इंसानियत दोनों ही सियासी मुनाफे की मंडी में बिकने लगी हैं।
आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना एकदम न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।